Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic of unit 7 of net management. So हम मैनेजमेंट का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं पेपर 2 का। पेपर 1 इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, PYQs भी डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट 7 का है। ऑलरेडी 6 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अलग अलग यूनिट से वीडियो बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ड्राइवर्स, वैल्यू क्रिएशन एंड सप्लाई चेन डिज़ाइन। काफ़ी इजी और छोटा ही टॉपिक है कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, दोनों रिलेटेड टर्म है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोई ना कोई कस्टमर्स होते हैं। और कस्टमर कौन होते हैं? जो उनसे सामान को खरीदते हैं। वो गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को वो गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग भी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बना लिए तो सीधा कस्टमर्स उनको मिल जाते हैं, नहीं, उनके बीच में कुछ एजेंट्स काम करते हैं जो उनके बिहाफ पे कस्टमर को क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। सो उन सब चीज़ों की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि मूवमेंट होती है उस गुड्स की, वो गुड की मूवमेंट किस चीज़ से होती है? लॉजिस्टिक से होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यानी कि उस ट्रांसपोर्टेशन को, उस मूवमेंट को हम लॉजिस्टिक बोलते हैं। और उसे मैनेज करना ताकि टाइमली हमारे गुड्स हमारे कस्टमर तक पहुंच जाएं, उसे हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोलते हैं। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। कैसे? क्योंकि हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन का मतलब ही क्या है? ये एक चेन होती है। चेन इन द सेंस कि सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, रॉ मटेरियल लेके उसे परफॉर्म करता है, उससे गुड्स बनाता है। देन वो किसे दे देता है? होलसेलर्स को दे देता है। देन वो हमारे बीच में किसी एजेंट्स को दे दे, जॉबर्स को दे दे। उसके बाद रिटेलर्स को दिया जाता है। रिटेलर्स के बाद कहाँ आता है? फाइनल कस्टमर के पास आता है। तो इस चेन को, इस कंप्लीट चेन को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। यानी कि मैन्युफैक्चर से वो गुड कस्टमर तक पहुँचने में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को जो लिंक करती है दैट इज़ सप्लाई चेन। और इस सप्लाई चेन के अंदर जब इससे यहाँ मूवमेंट हो रही है, इससे यहाँ मूवमेंट हो रही है, यहाँ मूवमेंट हो रही है, और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक क्या है? एक मूवमेंट है, एक ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की या फिर मटेरियल की एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो लिंक करती है, जोड़ती है सभी एक्टिविटीज़ को फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। बिगनिंग कहाँ? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, और एंड जहाँ कस्टमर को मिलता है। So, logistic and supply chain management is defined as the art and science of obtaining and distributing material of product or from proper place in a proper quantity. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को भेजना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये इससे लेके यहाँ भेजे, फिर यहाँ से लेके यहाँ भेजे, इस भेजने को, इस ट्रांसपोर्टेशन को ही हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक बोलते हैं। इट इज़ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हाउ रिसोर्सेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारा कस्टमर है, उस तक वो गुड्स किसने मूवमेंट करके पहुँचा है, उस मूवमेंट को मैनेज करना ताकि हम टाइमली डिलीवरी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हमारा मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास ट्रांसपोर्ट करना था, एक्टिविटीज़ नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी गुड्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन। देन होलसेलर्स के बाद एजेंट्स को देना था, उनका ट्रांसपोर्टेशन। एजेंट के बाद रिटेलर का ट्रांसपोर्टेशन, एंड रिटेलर से कस्टमर का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कस्टमर के पास जो पहुंचा है, ये क्या है? हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो उसे क्या करने वाला है? यूज़ करने वाला है उस प्रोडक्ट को जिसके लिए प्रोडक्ट बना है। तो इस फाइनल डेस्टिनेशन तक कौन कौन सी मूवमेंट तक वो पहुंचता है, दैट इज़ लॉजिस्टिक। और उसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी अगर डिले होगा या कहीं पे भी अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन हमने अच्छे से मैनेज नहीं की, मूवमेंट अच्छे से मैनेज नहीं की, तो एरर आ सकते हैं, डिले हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, और ऐसा हो सकता है कि हमारा सामान ख़राब हो जाए। अगर वो पेरिशेबल नेचर का है तो वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वैसे लॉस होगा। तो लॉजिस्टिक को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजप्शन, मैन्युफैक्चर जहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ से लेके जहाँ कंज्यूम होगा, उसके बीच में जितनी भी मूवमेंट हम करेंगे दैट इज़ लॉजिस्टिक। अब 7 आवर्स ऑफ लॉजिस्टिक क्या है, यानी कि कौन से आर लॉजिस्टिक के टाइम? 7 आर होते हैं हमारे, जो हमें क्या करने चाहिए? फॉलो करने चाहिए अगर हम इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना चाहते हैं। सो दैट आर राइट प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हम चुन रहे हैं, मूवमेंट जो चुन रहे हैं, वो राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट की एक्चुअल में मूवमेंट करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचाना है, राइट प्रोडक्ट चुना जाना चाहिए, राइट कस्टमर। एक तो प्रोडक्ट सही चुना जाए, उसके बाद किसको पूछना है, किसको पहुंचाना है, कौन सा हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसको हमें सही समझना चाहिए। राइट प्रोडक्ट हो,
राइट कस्टमर हो, राइट टाइम पे पहुंचे, तभी तो हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं कि बीच में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में जो मूवमेंट है उसमें कोई भी डिले ना हो, इसके लिए तो हम लॉजिस्टिक को मैनेज करते हैं। तो राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए। जहां कस्टमर है उसके प्लेस पे राइट टाइम पे वहां पहुंच जाना चाहिए, उसी राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए ताकि जो कस्टमर है उसके लिए डायरेक्टली कंजप्शन के लिए वो अवेलेबल हो। राइट कंडीशन, राइट कंडीशन का मतलब क्या है, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कस्टमर है तो इसके बीच में अगर मूवमेंट हो क्या रहा है, तो जिस कंडीशन में इन्होंने दिया था उसी गुड कंडीशन में इन तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं बीच में अगर कोई चीज़ थी वो टूट गई है, उसके कुछ पार्ट्स टूट गए हैं, तो वो क्या है, राइट कंडीशन में नहीं है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसका मतलब अच्छे से नहीं हो रहा। तो वो राइट कंडीशन में पहुंचाएगा, राइट क्वांटिटी को पहुंचाएगा, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की गई थी उतनी ही मिलेगी, राइट कॉस्ट पे मिलेगा, कोई भी एक्सेसिव या एक्स्ट्रा कॉस्ट ना हो, तभी हमारा क्या होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है। तो 7R जो डिफाइन करते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इफेक्टिव है, उसमें क्या क्या होता है, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कंडीशन एंड राइट क्वांटिटी एज वेल एज राइट कॉस्ट। नाउ फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कि जब आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हो उस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या काम होता है। मेन जो बेसिक काम है वो मैंने बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन का, जो हमारा एक प्लेस है, मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउसिंग, रिटेलर एंड कस्टमर, सो ये हमारे होलसेलर, सो उसमें हमारा क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर से इधर मूव करने का काम, कैसे वो गुड्स पहुंचेंगे, फिर इनसे इधर मूव करने का काम, और इनसे फाइनली कस्टमर्स को मूव करने का काम। तो इस मूवमेंट का काम मेन काम होता है। तो मेन फंक्शन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, मूवमेंट करना गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। सो द मेन फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज टू डू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस so that it can finally consumed by the ultimate consumer। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि मैंने बोला कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है जिस दिन ये यहाँ से हमारे इसको मूव हुआ उसी दिन ये आगे के लिए चला जाएगा। ऐसा होता है ना कि आज आपके वेयर हाउस का जो आपका मैन्युफैक्चर से आपके होलसेलर को मिला है, तो होलसेलर को एक दिन रखना पड़ जाए, रिटेलर कल लेने आए, 2 दिन बाद लेने आए, उनकी डीलिंग जब होगी तभी तो लेने आएगा। अब पहले से तो सारी डीलिंग हुई नहीं होती। तो मैन्युफैक्चर से अगर होलसेलर ने लिया तो होलसेलर क्या करेगा, आज उसने ले लिया, जरूरी थोड़ी है उसी दिन उससे रिटेलर लेके चले जाएंगे, टाइम लग सकता है। तो इतने क्या करेगा, इतने उस गुड को क्या करना होता है, वेयर हाउसिंग करनी होती है, यानी कि उस टाइम पे उसे स्टोर करके रखना, उसी कंडीशन में उसी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना चाहते हो तो अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसका मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट के टाइम कुछ हमारा टाइम गैप होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट होने तक एक बीच में टाइम इंटरवल होता है। उस टाइम इंटरवल पे हमें क्या करनी होती है, वेयर हाउसिंग करनी होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे गुड्स स्टोर करके रखे जाते हैं। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, की लॉजिस्टिक क्या है, थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जिसके मतलब क्या है, एक तो हमारा मैन्युफैक्चर है, उससे हमारा क्या किया जाता है, ये हमारा मैन्युफैक्चर, ये कस्टमर और बीच में लॉजिस्टिक। ये तो सिंपल हमारी क्या है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। बट हम क्या करें, मैन्युफैक्चर जो लॉजिस्टिक है उसके लिए क्या करें, एक लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर लें। अब एक स्पेशलिस्ट और आ गया तो टोटल कितनी चीज़ें हो गई, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, लॉजिस्टिक खुद, और हमारा एक और पार्टी जो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है, स्पेशलाइज्ड पार्टी है जो सारे ट्रांसपोर्टेशन के काम को देखेगी। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया जाता है कि वो मूवमेंट करेंगी। अगर हम ऐसी पार्टी को अपॉइंट कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक का सिंपल सा मतलब है कि नॉर्मल लॉजिस्टिक क्या है, मैन्युफैक्चरर से हमारे होलसेलर के पास गया, कैसे मूवमेंट हुई, होलसेलर से रिटेलर के पास मूवमेंट, एंड रिटेलर से फाइनल कंजप्शन यानी कि जो कस्टमर है उसके पास मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपने सामान खरीदा, अब आपको क्या है, आपने एक कंपनी से मंगाया था, फ्लिपकार्ट पे आपने कोई सामान मंगाया, वो आपको ऐसे करके मिल गया। अब क्या हुआ कि आपका जो कस्टमर है उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसने जैसा सोचा था गुड्स या सर्विसेज वैसे नहीं निकले, गुड्स वैसे नहीं है जैसा प्रोडक्ट उसने सोचा था। अब वो क्या करेगा, उसे रिटर्न करेगा। रिटर्न की जो पॉलिसी होती है, तो इस रिटर्न की पॉलिसी को ही क्या बोलते हैं हम, रिवर्स लॉजिस्टिक। क्योंकि लॉजिस्टिक हमें क्या बताता है कि कैसे मैन्युफैक्चर से सामान कंजप्शन तक पहुंचता है, कस्टमर तक पहुंचता है। रिवर्स लॉजिस्टिक हमें क्या बताएगा कि कस्टमर से दोबारा मैन्युफैक्चरर तक सामान कैसे पहुंचता है, उसे हम जो रिटर्न करते हैं दैट इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स। तो रिवर्स लॉजिस्टिक कब होता है, जब भी कोई कस्टमर उस सामान को रिटर्न कर देता है।
नाउ लॉजिस्टिक दो तरीके की बोली जाती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये हमारा सप्लायर है, ये हमारे मैन्युफैक्चरर हैं और ये हमारे कस्टमर हैं। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बना रही है, अब आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हो, बट अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट बनाने होंगे, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए तभी तो आप प्रोडक्ट्स को बना पाओगे। तो रॉ मटेरियल आप कहाँ से लोगे, अपने सप्लायर से। तो जब आपके पास लॉजिस्टिक्स आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करके आपके पास चीज़ें आ रही हैं, उसे हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और जब ट्रांसपोर्ट होके आपके पास से चीज़ें जाती हैं, क्योंकि आपने जो गुड बना दिए, अब यहाँ से तो रॉ मटेरियल आ रहा है, लेकिन जो गुड्स फिनिश गुड्स आपने बनाए वो कहाँ जाएंगे, कस्टमर्स के पास। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि अब आपके पास से सामान ट्रांसपोर्ट होके जाएगा। सो लॉजिस्टिक क्या होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक इज ब्रिंगिंग सप्लाईज और मटेरियल इनटू अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई मटेरियल आएगा, ट्रांसपोर्ट होके हमारे बिजनेस के अंदर इन हो रहा है तो इनबाउंड लॉजिस्टिक। अगर हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अभी तक जो डिस्कस किया वो क्या था, लॉजिस्टिक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो लॉजिस्टिक जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। इसीलिए मैंने मीनिंग में ही क्या किया था, जब लॉजिस्टिक का मीनिंग बता रही थी तभी मैंने बता दिया था कि सप्लाई चेन क्या होता है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द कस्टमर, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे रॉ मटेरियल से, यानी कि जो सप्लायर से हमने शुरू किया वहाँ से लेके हमारा जो मेन कस्टमर है उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं कि रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए एंड देन फाइनली कस्टमर को मिल जाए, उन सारी एक्टिविटीज़ को लिंक करने को ही हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। सबसे पहले हमारे क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसने लिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। उसने फिर सामान बना के किसे दिया, होलसेलर को। होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। तो ये सारे चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हमारा क्या, फिनिश गुड नहीं बनेगा। फिनिश गुड नहीं बनेगा तो होलसेलर को कैसे मिलेगा। अगर होलसेलर के सब पास सामान नहीं है तो रिटेलर के पास नहीं होगा, और रिटेलर के पास नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो नीड है, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। अगर कस्टमर की, अगर हम इस साइकिल में देखें, ये तो हमारी क्या थी, इस तरीके से साइकिल। अगर ऐसे साइकिल देखें तो अगर कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा तो रिटेल प्रोडक्ट क्यों रखेगा। अगर रिटेल प्रोडक्ट नहीं रखेगा तो होलसेलर भी नहीं रखेगा। होलसेलर यानी कि डिमांड है ही नहीं तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ऑल एंड ऑल कहना ये चाहते हैं कि सारे जो भी लिंक हैं, मीन्स सारे जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब आपस में लिंक है। फ्रॉम द रॉ मटेरियल जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टू द कस्टमर टिल द एंड, सब आपस में लिंक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। It coordinate and do the management of all the supply chain activities including from the beginning to the end of process, यानी कि प्रोसेस की बिगनिंग से लेके उसके एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उन सबको मैनेज करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करना ही हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है, ताकि हम टाइमली एक इफेक्टिव प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होती है कि रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल के बाद क्या होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, सप्लायर से। अब सप्लायर से रॉ मटेरियल लेके हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, यानी कि फिनिश गुड बनाए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने रिटेलर को दिया, एंड रिटेलर ने फाइनली कस्टमर को दिया। इन सब की प्रोसेसेस को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की, इन सभी पर्संस की प्रोसेसेस को मैनेज करना, प्लान करना ही क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। In this process, the movement is logistic and all activities are supply chain. इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल से हमारा मैन्युफैक्चर बनाता है, मैन्युफैक्चर बनने के बाद किसको दे देता है, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर किसे दे देता है, कस्टमर को। इस पूरी प्रोसेस में सब जो लिंक हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि वो चेन आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी एक्टिविटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। और उस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक, यानी कि लॉजिस्टिक क्या है, एक मूवमेंट है इस प्रोसेस के अंदर। नाउ अगर हम बेसिक डिफरेंस करें इन दोनों के बीच में कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, तो तीनों पॉइंट हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमारे फ्लो से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, सभी एक्टिविटीज़ को, सभी पार्टनर्स को, जैसे रिटेलर्स है, होलसेलर है, कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर, इन सब पार्टनर को लिंक करने का, इंटीग्रेट करने का, इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम कौन करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है।
करता है और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट को कौन देखता है, लॉजिस्टिक देखता है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है और ये फ्लो और ट्रांसपोर्टेशन को इन्वॉल्व करता है। जैसे ये क्या है, ऑप्टिमाइजिंग फ्लो, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारी एक्टिविटीज़ और पार्टनर की इंटीग्रेशन पे फोकस करता है। लॉजिस्टिक इज एसेंशियली अ फ्रेमवर्क दैट क्रिएट अ सिंगल प्लान फॉर द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करता है, फ्लो पे फोकस करता है कि कैसे मूवमेंट होगी प्रोडक्ट की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या देखता है, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द, मतलब मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर के बीच में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको लिंक करना, उन सब की एक्टिविटीज़ को लिंकेज करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना ताकि बेस्ट प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनके नाम आपको पता होने चाहिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लॉजिस्टिक ड्राइवर के अंदर क्या आता है और क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर के अंदर क्या आता है। सो ड्राइवर्स यानी कि किसके थ्रू हम क्या है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और बेटर बना सकते हैं। यानी कि ड्राइवर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम कंपिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारे ड्राइवर्स दो तरीके के होते हैं, लॉजिस्टिक ड्राइवर्स एंड क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स। अगर हम बोल रहे हैं कि इधर से लेके मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक की सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ों के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और सिर्फ मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक क्या हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट ही हो गया। सो ये ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट उसका एक पार्ट है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अगर ड्राइवर्स को डिस्कस करेंगे तो हमारे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो ड्राइवर्स हैं उसके अंदर लॉजिस्टिक ड्राइवर्स भी आएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आ गया, उसका पार्ट ही हो गया ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमारे अल्टीमेट कस्टमर के कंजप्शन तक सारी एक्टिविटीज, सारे पार्टनर्स को लिंक करती है, तो उसकी मूवमेंट भी उसके अंदर आ जाती है। सो लॉजिस्टिक ड्राइवर में क्या आएगा, फैसिलिटीज़, जैसे जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं जहाँ पे स्टोरेज की जाती है, इन्वेंट्री यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कैरी करके हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन। तो लॉजिस्टिक ड्राइवर क्या होंगे, फैसिलिटीज, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्ट। इन ड्राइवर्स पे फोकस करके आप क्या कर सकते हो, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो जो लॉजिस्टिक ड्राइवर है उसमें वही लॉजिस्टिक के फंक्शंस आते हैं कि फैसिलिटीज़, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटीज़ के अंदर जहाँ स्टोर किया जाता है ऐसे एरियाज, इन्वेंट्री किस चीज़ को स्टोर करते हैं, गुड्स को, एंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट कराना। तो ये है लॉजिस्टिक ड्राइवर्स। अगर इन लॉजिस्टिक ड्राइवर्स और क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर पे इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है, इनको अच्छे से मेंटेन किया जाता है, तो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म होता है और उससे हमें कंपिटिटिव एडवांटेज गेन होती है। तो लॉजिस्टिक ड्राइवर के अलावा क्या आते हैं, क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर। क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर के अंदर भी तीन होते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सिंग एंड प्राइसिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन को अच्छे से मेंटेन रखना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, बुक्स के अंदर लिख के रखना कि कितना सामान आया है, कितना सामान जाएगा, और कितना इनबाउंड हुआ है, कितना आउटबाउंड हुआ है, कितना मैनेज करना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ताकि बेस्ट से बेस्ट डिसीजन मेकिंग की जाए सप्लाई चेन से रिगार्डिंग, और बेस्ट उसका आउटकम हम लेके आ सकें। सोर्सिंग मतलब होता है कि कहाँ से हम क्या लेके आएंगे, सोर्स हमारा क्या होगा। सोर्स का मतलब क्या है, अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसकी सोर्सिंग क्या होगी, एक बेस्ट सोर्स को सेलेक्ट करना, हर चीज़ के बेस्ट सोर्स को सेलेक्ट करना, जहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सोर्स इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन बेस्ट मिले, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन ना मिले। जहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए वो सोर्स ऐसी होनी चाहिए कि बेस्ट सोर्स हो, जहाँ से हमें क्वालिटेटिव सही क्वांटिटी में मिल सके। एंड प्राइसिंग पे फोकस करके कि अगर हम प्राइसिंग पे फोकस करेंगे तो हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हैं एंड अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेस्ट बना सकते हैं। सो कौन कौन से ड्राइवर हैं, लॉजिस्टिक ड्राइवर एंड क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स। लॉजिस्टिक के अंदर आती है फैसिलिटीज, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्ट, एंड इसके अंदर आता है क्रॉस फंक्शनल के अंदर इन्फॉर्मेशन सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। देन in supply chain is a network between a company and its suppliers to produce and distribute a specific product to the final buyer। ये क्या है, एक तरीके का नेटवर्क ही है ना, जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ से लेके कस्टमर के बीच के एक नेटवर्क को, एक लिंक को ही हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि कैसे उसे प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करके कैसे उसे फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि वो अपने फाइनल कंजप्शन तक पहुँच सके, फाइनल कस्टमर तक पहुँच सके। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके बीच में आएंगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में आएंगी, उन सब के बीच के कनेक्शन को, उन सब के बीच के लिंकेज को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, ताकि हम इस चेन की अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, इस चेन को अच्छे से रेगुलेट कर सके एंड बेस्ट रिजल्ट उससे पा सके। नाउ सप्लाई चेन डिज़ाइन, सप्लाई चेन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सप्लाई चेन डिज़ाइन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे वो सप्लाई होगी, कैसे ये सारी चीज़ें लिंक होंगी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंपनी डिज़ाइन स्ट्रक्चर एंड मैनेजेस द सप्लाई चेन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द राइट
बैलेंस बिटवीन इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कि ये जो हमारे मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक का जो भी हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब को डिज़ाइन करना, इन सब के स्ट्रक्चर को बताना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बीच में होंगी, कौन कौन सी पार्टीज़ बीच में होंगी, उन सब को मैनेज करना और उसे डिज़ाइन करने को ही हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन डिज़ाइन। और सप्लाई चेन डिज़ाइन क्यों किया जाता है? ताकि हम अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बैलेंस कर सकें, उन्हें कम रख सकें। कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, उन सब की कॉस्ट को कम रखें। ट्रांसपोर्टेशन जो मूवमेंट की कॉस्ट है उसे कम रखें, एंड मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम रखें, प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम रखें, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो सप्लाई चेन डिज़ाइन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि कैसे हमारी सारी एक्टिविटीज़ लिंक होंगी, ताकि हमारी इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके। तो इसकी 3 फेजेस होती हैं कि सबसे पहले आप देखते हो कि एंड कस्टमर की क्या नीड है, उसे क्या चाहिए और हमें क्या करना है, कैसे उनकी नीड्स को हम क्या कर सकते हैं, नीड को क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, कैसे उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो फेज़ 1 क्या होती है, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना। फेज़ 2 उनकी नीड के अकॉर्डिंग सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी बनाना, यानी कि एक स्ट्रैटेजी बनाना जिसके थ्रू हम उनकी नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो पहली फेज़ क्या है कि कस्टमर्स की नीड को अंडरस्टैंड करना। सेकेंड, उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाना जिसके थ्रू हम क्या कर सके, उनकी नीड को फुलफिल कर सके। देन जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसके स्कोप की स्टडी करना कि उसके ड्राइवर्स कितने हैं, लॉजिस्टिक ड्राइवर कैसे हैं, और जो उसके हमारे क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर हैं उनकी स्टडी करना, ताकि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके और उसको हमारी इसके साथ अलाइन करके उनकी जो कस्टमर्स की नीड है उन्हें फुलफिल करना। तो सबसे पहला काम क्या था कि कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी क्या नीड है। देन हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि सप्लाई चेन की क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। उस स्ट्रैटेजी के ड्राइवर्स को देखते हैं, ड्राइवर्स कौन से, लॉजिस्टिक ड्राइवर्स एंड हमारे क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर, कैसी परफॉर्मेंस होगी, कितने पार्टनर्स होंगे हमारी सप्लाई चेन में, इन सब चीज़ों को, सब स्कोप्स को देख लेते हैं और फाइनली उसे अलाइन कर देते हैं हमारे कस्टमर्स की नीड के साथ, ताकि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। तो इस तरीके से हमारी सप्लाई चेन क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है कि हम सबसे पहले कस्टमर की नीड देख लेते हैं, देन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के बेस पे हम उसके स्कोप देख लेते हैं कि कितने पार्टनर्स होंगे, उनके क्या ड्राइवर्स होंगे, उसको अलाइन करके हम क्या कर देते हैं, अपनी कंप्लीट सप्लाई चेन को रेडी कर देते हैं। नाउ सप्लाई चेन के बाद हम क्या करते हैं, सप्लाई चेन को रेडी करने के बाद वैल्यू क्रिएशन इन सप्लाई चेन, कि हमारा अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसके बीच में और लॉजिस्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है। अब वैल्यू क्रिएशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि जो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो उसके अंदर वैल्यू को क्रिएट करना। वैल्यू क्रिएट करने का क्या मतलब है कि आपके कस्टमर को ये लगे कि उसे एक वैल्यूएबल और एक गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्रिएशन हैपेंस व्हेन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इट्स वर्क एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल। यानी कि अपने कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को, रिसोर्सेज को यूज़ करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू क्रिएशन। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना ताकि आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो वैल्यू क्रिएट करें, जो उनके माइंड में एक वैल्यू क्रिएट करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन। कस्टमर की वैल्यू क्या होती है, कस्टमर ये देखता है कि वो कितनी कॉस्ट लगा रहा है और उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है, इसका मतलब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ज़्यादा वैल्यू आप क्रिएट कर पाए हो। तो कुछ इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को, अपनी एक्टिविटीज़ को यूज़ करना कि आप कस्टमर्स के बेनिफिट को इंक्रीज कर सको, ताकि कस्टमर के लिए वैल्यू आप क्रिएट कर सको। इन रिटर्न अगर आप कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करोगे, अगर कस्टमर को लगेगा कि आप उन्हें कुछ वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, एक्स्ट्रा वैल्यूज, एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके बदले में वो क्या करेंगे, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सप्लाई चेन से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक, उन एक्टिविटीज़ को इस तरीके से यूज़ करते हो कि वो वैल्यू को क्रिएट करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न में क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप कस्टमर्स की वांट्स को अच्छे से फुलफिल कर रहे हो। वैल्यू जो क्रिएशन है वो क्या है, एक मॉडल है दैट डिस्क्राइब द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटी नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू जनरेट वैल्यू। यानी कि आप अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो उसको इस तरीके से जनरेट करना, इस तरीके से क्रिएट करना कि वो आपके जो कस्टमर्स है उसे प्रोडक्ट के साथ साथ वैल्यू भी प्रोवाइड करे। यानी कि कस्टमर को लगे कि ज़्यादा बेनिफिट्स उसे मिल रहे हैं, तभी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तभी वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा और आपके
प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएगा। सो वैल्यू क्रिएशन इन सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि जो भी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना यानी कि प्रोडक्शन के टाइम आपको वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, उससे लेके जो डिलीवर करते हो आप कस्टमर तक, बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी एक्टिविटीज़ में रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो किस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करें, वैल्यू क्रिएशन के अंदर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हों और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? अगर आपने कस्टमर को वैल्यूएबल गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका मेन एम क्या होगा कि आप नए मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अट्रैक्ट होंगे, तो आपका मार्केट एरिया ज़्यादा हो जाएगा। आउट परफॉर्म कंपिटिटर्स, कि आप कंपिटिटिव एडवांटेज पाना चाहते हो अगर आप एक वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों बिस्किट का ही काम करती हैं, दोनों बिस्किट ही प्रोवाइड करती हैं, उसी को सेल करती हैं। बट अगर ए उसके साथ साथ कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उस बिस्किट को इस तरीके से प्रोवाइड कर रही है जो कस्टमर के माइंड में एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो ए की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मानी जाएगी, वो कंपिटिटिव एडवांटेज पालेगा इन कंपैरिजन टू बी। तो आप क्या कर सकते हो? आउट परफॉर्म कर सकते हो कंपिटिटर्स को, आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसके साथ आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज होती है, यानी कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को, लॉन्ग टर्म कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू ही क्रिएट करें एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबल ग्रोथ होती है। सो ये क्या थे? वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू क्रिएशन। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो ओवरऑल है, यानी कि हम जो शुरू से लेके जो रॉ मटेरियल है वहाँ से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग से उसको होलसेलर तक पहुँचाना, देन रिटेलर एंड देन कस्टमर तक पहुँचाने की सारी एक्टिविटीज़ को लिंक करना, मैनेज करना, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? क्यों लिंक करते हैं, क्यों मैनेज करते हैं? ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, कॉस्ट हमारी कम से कम हो जाए, जो भी बीच में एक्सेसिव या एक्स्ट्रा कॉस्ट आती थी वो हमारी कम हो जाए, टाइम मिनिमाइज हो जाए, कोई भी एक्स्ट्रा डिले ना हो। सारी चीज़ें अगर मैनेज होंगी तो टाइमली हमारी मूवमेंट होती रहेगी, टाइमली एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक एक पार्ट ही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, वेयर हाउसिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, कि अगर हम टाइमली वर्क करेंगे तो वेयर हाउस में सामान कम दिन तक रहेगा तो आपकी जो वेयर हाउस की कॉस्ट है वो भी कम आएगी। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होगा क्योंकि आप उन्हें टाइमली प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे आप बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकोगे। इन सभी चीज़ों के बीच में इन सब के लिंक अच्छे होंगे। नाउ फंक्शंस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, क्या क्या काम होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर? तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो आपको फंक्शंस ऑटोमेटिकली पता है। वेयर हाउसिंग, होलसेलर्स, रिटेलर एंड कस्टमर, इन सब के लिंक को ही हम क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है? एक्वायरिंग का, यानी कि रॉ मटेरियल उनसे लेना ताकि आप प्रोडक्शन कर सको। तो पहला फंक्शन क्या है? एक्वायरिंग। एक्वायरिंग के बाद अब क्या हुआ? आपको रॉ मटेरियल मिल गया। रॉ मटेरियल मिलना तो काफ़ी नहीं है ना, उसको आपको क्या करना पड़ता है? फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है ताकि आप कस्टमर तक पहुँचा सको। तो फिनिश गुड में चेंज करने के लिए आपको बिजनेस ऑपरेशन करने होते हैं। तो पहला काम एक्वायरिंग यानी कि प्रोक्यूरमेंट का होता है। दूसरा काम बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने का होता है ताकि फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जा सके। अब वो बन गए तो अब उन्हें क्या करना होता है? हमें होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास भेजना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक परफॉर्म की जाती है, मूवमेंट की जाती है। जो भी रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका बेटर मैनेजमेंट आप कर सको। ये भी काम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका गुड मैनेजमेंट करना ताकि वैल्यू क्रिएशन हो और वर्क फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे के पास अच्छे से फ्लो हो। क्योंकि जब हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर से डायरेक्टली कौन रिलेट करता है? हमारे रिटेलर्स। तो रिटेलर्स को पता है कि एक्चुअल में डिमांड कितनी है, कस्टमर कितना लाइक करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो ये इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इतने प्रोडक्ट के आगे डिमांड होगी। फिर वो मैन्युफैक्चर को बताते हैं, उसी बेस पे मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो एक प्रॉपर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी क्या है? फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सो काफ़ी ईजी टॉपिक था, काफ़ी सिंपल था। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।